हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद दीक्षा। आज हम पार्ट 3 लेक्चर में पढ़ेंगे कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होती है और पॉपुलेशन की इंट्रोडक्शन, उनके इंटरेक्शंस जैसे कि प्रेडेशन और कंपटीशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ मॉडल्स पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ। आज हम पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको ज़ूम कर देती हूँ आपके लिए। ओके, यस। फिर हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, उसके साइज में या तो इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता रहता है, वो किसकी वजह से होता है, बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की वजह से होता है। फिर हमने पढ़ा था कि अनलिमिटेड रिसोर्स अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवाएंगे, अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। एंड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अराइज होता है, सपोज करो दो पॉपुलेशन एक ही हैबिटेट में रह रही हैं, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली रह रही हैं? तो आंसर हमारा है नो। इन नेचर कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली आइसोलेशन में नहीं रह सकता। एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसके फूड के लिए, शेल्टर के लिए, पॉलिनेशन के लिए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए, प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए। ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं इनके, वो बेस वो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। आज के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, सेकंड है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ये दोनों के दोनों हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंटली ये रिप्रोड्यूस करते हैं या कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी ये नेचर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब कुछ। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें देखना होगा कि इंटरेक्शंस बिटवीन स्पीशीज, स्पीशीज कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। सबसे पहले ये देखो कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अपने आप को बचाने के लिए हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाता है कि ताकि वो सरवाइव कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वन अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, सरवाइव करने के लिए और अपने ऑफस्प्रिंग को लीव बिहाइंड करने के लिए। हाउएवर, एक भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसने ये ऑब्जेक्टिव सेम ही तरीके से अपना हैंडल किया हो। सभी ऑर्गेनिजम्स के पास थाउजेंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो कि कुछ जो हैं वो एक दो ही प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इनकी सिचुएशन अगर सेम नहीं है तो ये सेम होंगे भी नहीं। Some reproduce only once during their lifetime, or some reproduce repeatedly throughout the life. Why does nature show such a enormous variations? तो अब इसका आंसर क्या है? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। हर ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, अपने हिसाब से। उसकी लाइफ साइकिल है, सबकी अलग अलग है, तो सब डिफरेंट है, तो उनका हैबिटेट भी डिफरेंट होगा, उनके फूड इनटेक भी डिफरेंट होगा, उनकी लाइफ साइकिल भी डिफरेंट होगी और उनका रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट होगा। Life history variation refers to the different reproductive strategies adopted by different organisms to maximize their reproductive success under the environmental conditions in which they live. These strategies are result of evolution and natural selection. ये दो वर्ड आप सुने सुने लग रहे होंगे, एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इनको हम एक और चैप्टर है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया कि जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, यूजिंग द टर्म डार्विन
फिटनेस। डार्विन फिटनेस के अंदर क्या है? ये एक सिंपल मीन, मतलब इसका एक कोई सिंपली ऐसा मीन नहीं है कि स्ट्रेंथ और साइज के ऊपर। ये रेफर करता है एबिलिटी टू सरवाइव एंड सक्सेसफुली पास इट्स जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऑर्गेनिजम्स जिनके पास हाइयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, उनकी ग्रेटर डार्विन फिटनेस है। Over millions of years, natural selection has favored reproductive strategies best suited to particular habitat. अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। पैसिफिक The Pacific salmon reproduces once during its lifetime. After spawning, it dies. Similarly, bamboo flowers only once after many years of vegetative growth and then dies. These organisms invest all their available energy into a single reproductive event. The strategy is advantageous because it maximizes reproductive output when environmental conditions are favorable. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने जितना उनका लाइफ टाइम था, जितना उनका पीरियड था, उसमें उन्होंने सिर्फ वही स्ट्रेटेजी बनाई कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी तभी हम रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनको एक ही बार रिप्रोड्यूस करना है। In contrast, most birds, mammals, humans reproduce several times during their lifetime. Instead of investing all energy into one reproductive event, they reproduce repeatedly, increase the chances that at least some offspring survive. अब क्या था? वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन ढूंढ के। लेकिन इन कंट्रास्ट जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, वो लाइफ टाइम सेवरल टाइम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उनका सर्वाइव कर ही जाएगा। अनदर इंटरेस्टिंग डिफरेंस इज नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि कितने नंबर और क्या साइज है उनके ऑफस्प्रिंग्स का। ऑयस्टर एंड मेनी मेरीन फिशेस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ टाइनी एग्स, although most of these offspring die before reaching adulthood. The enormous number produced ensure that some survive. अब क्या है? इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि इन्होंने मिलियंस ऑफ टाइनी एग्स प्रोड्यूस कर दिए, ये सोच के कि कोई ना कोई तो बच ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अडल्टहुड आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं। तो ये क्या है कि इनकी स्ट्रेटेजी है कि कुछ तो बचेंगे, कुछ तो सरवाइव करेंगे। ठीक है। लार्ज मैमल्स जैसे एलिफेंट, ह्यूमंस, ये फ्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और उनको पेरेंटल केयर देते हैं। ठीक है। पेरेंटल केयर देके वो अपने ऑफस्प्रिंग को जो उनकी सर्वाइवल है उसको, उनके चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये दोनों के दोनों काफी डिफरेंट थी स्ट्रेटजीज, लेकिन दोनों के दोनों सक्सेसफुल थी। एक ने क्या किया, बहुत सारे स्मॉल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन पेरेंटल केयर नहीं करी। लेकिन दूसरे ने क्या करा, कुछ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे लेकिन उसको प्रोटेक्शन दी, उसको नरिशमेंट दी, तो उससे क्या हो गया, उससे वो बच गया। तो ऐसे ही एनसीईआरटी कहती है कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंस्ट्रेंट्स ऑफ द हैबिटेट। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन इज इक्वल्स टू different reproductive strategies evolved to maximize Darwinian fitness under specific environmental conditions। जितनी भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज हैं वो इवॉल्व होती हैं और मैक्सिमाइज करती हैं डार्विन फिटनेस को अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अब पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है वो हम समझेंगे। हाउ डिफरेंट स्पीशीज मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Can any species survive alone? Imagine a forest containing only tigers. Could the tigers survive? Obviously not. Without deers or other prey, there would be no food. Now imagine a forest containing only deers. Initially, population might increase, but very soon food resources would become limited, disease would spread rapidly, and the ecosystem would lose balance. Similarly, imagine plants without pollinating insects. Flowering plants would fail to reproduce successfully. Even plants cannot survive independently because they require microorganisms in soil to recycle nutrients and pollinators to transfer pollen. These examples clearly demonstrate one important ecological principle. No organism exists in isolation. Every species depends upon many other species. इस डिपेंडेंस को हम कहते हैं population interaction. Population interaction occur between populations of different species living in the same habitat, depending upon whether each species is helped, harmed, or unaffected. These interactions are classified into six major types: mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism, amensalism. अब ये 6 के 6 हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, प्लस का मतलब है कि वो बेनिफिट कर रहा है, माइनस का मतलब है कि वो हार्म कर रहा है, और जीरो का मतलब है कि उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। म्यूचुअलिज्म के अंदर दो प्लस के साइन है, यानी बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे को। कंपटीशन के अंदर दो नेगेटिव साइन है, यानी दोनों एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं। प्रिडेशन के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म के अंदर भी यही है कि एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म के अंदर क्या है, एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अमेंसलिज्म के अंदर क्या है कि एक को तो नुकसान हो रहा है लेकिन एक को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, वो न्यूट्रल है। अब इन सारे इंटरेक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इंटरेक्शन वी डिस्कस इज प्रिडेशन। प्रिडेशन एक बहुत ही मोस्ट कॉमन इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है। इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है कैप्चर करके। ठीक है, और वो जिसको किल करता है वो क्या है, प्रे है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रेडेटर होता है उसको तो बेनिफिट हो गया, और जो प्रे है उसको हार्म हो गया क्योंकि उसको तो उसने किल कर दिया। इसको हम बोलते हैं प्रेडेशन। इसको इसका सिंबल जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे वो प्लस माइनस होगा। वो मैंने आपको बता दिया कि एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। यूजुअली टाइगर हंटिंग अ डियर, ये प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। प्रेडेशन हमेशा लार्ज कार्निवोर्स के लिए ही नहीं है, स्मॉल के लिए भी है कि स्पैरो ने सीड खा लिया, फ्रॉग ने इंसेक्ट को कैच करके स्वेलो कर लिया, स्नेक ने रैट को स्वेलो कर लिया, तो ये प्रेडेशन हो रही है। ठीक है, हार्बीवोर्स के अंदर भी जैसे हम हार्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, उसे भी हम प्रेडेटर्स बोलते हैं। और प्रिडेशन जो है वो सेवरल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट रोल क्या होगा इसका, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। प्लांट्स जैसे कि कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। दिस स्टोर्ड एनर्जी मूव फ्रॉम प्लांट्स टू हार्बिवोर्स एंड देन टू कार्निवोर्स थ्रू प्रिडेशन। विदाउट प्रेडेटर्स एनर्जी वुड नॉट एफिशिएंटली मूव। विदाउट प्रेडेटर्स जो एनर्जी है वो एफिशिएंटली मूव नहीं कर पाती डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर। सेकंड प्रेडेशन का क्या रोल है, सेकंड प्रेडेशन का रोल है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, मान लो कि किसी भी पॉपुलेशन में एक स्पीशीज की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो प्रेडेटर क्या करेगा, उसके ऊपर फीड करेगा, तो वो जो पॉपुलेशन है वो हमारी स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगी, मान लो किसी भी एरिया में अगर कैटल्स ज्यादा हैं, तो वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं उनको वो सबको सबके ऊपर फीड करके ओवर ग्रेजिंग कर देंगी, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए प्रेडेटर का होना भी जरूरी है,
अगर वहां पे लायन, टाइगर वगैरह होंगे तो वो उनके ऊपर फीड करेंगे और उनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, थर्ड रोल है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो वीकर है वो मतलब उसके ऊपर फीड करेगा प्रेडेटर। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का। द prickly pear cactus was introduced in Australia during the early 20th century. Since Australia lacked the cactus' natural predators, the cactus spread rapidly across millions of hectares of land and become an invasive species. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती हैं। इन्वेसिव स्पीशीज वो होती हैं जो कि मतलब एकदम से इतना ज्यादा ग्रोथ करती हैं और उनके कंपटीशन में कोई नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लेंगी, मल्टीपल टाइम्स वो रिप्रोड्यूस करती रहेंगी और वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रिकली पियर कैक्टस था उसने वही काम किया। रैपिडली वो पूरे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर की लैंड के ऊपर एकदम से वो ग्रो हो गए। साइंटिस्ट ने लेटर कैक्टस फीडिंग मोथ को भी इंट्रोड्यूस करा उसकी नेटिव हैबिटेट में, क्योंकि उसका तो कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। फिर उसने क्या किया, उसको एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह उसने अपना रोल प्ले किया और कैक्टस की पॉपुलेशन को कम कर दिया उसके ऊपर फीड करके। ये जो एग्जाम्पल है इसने डेमोन्स्ट्रेट करा है कि प्रेडेटर्स जो हैं वो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, अनदर क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, रॉकी शोर्स ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अब जो स्टार पाइस्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है इकोसिस्टम के अंदर। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मतलब साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने पाइस्टर को रिमूव कर दिया था और भी मतलब बहुत सारी 10 स्पीशीज को इनवर्टिब्रेट्स की उनको डिसअपियर कर दिया था बिकॉज वन कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज डोमिनेटेड द हैबिटेट। फिर क्या हुआ, प्रेडेटर ने हेल्प करा बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बाय प्रिवेंटिंग कंपटीशन एक्सक्लूजन। ठीक है, प्रेडेटर ने क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया बैलेंस को। अगर प्रेडेटर को ही एलिमिनेट कर देंगे प्रे से तो इवेंचुअली लॉस हो जाएगा उसके खुद के फूड सोर्स का और वो डिक्लाइन हो जाएंगे। इसीलिए जो प्रेडेटर्स हैं वो नेचुरली रेयरली एक्सट्रीमिनेट प्रे पॉपुलेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट प्रेडेशन। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या, अब प्रे है उसको भी तो अपनी पॉपुलेशन को बचाना है, तो वो क्या क्या करेगा, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएगा। जो प्रेडेटर होते हैं वो बेटर हंटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे। ठीक है, वो अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स जैसे कि कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं और ऐसे अपने सराउंडिंग से रिजेंबल करने लगते हैं जिससे कि वो प्रेडेटर्स उनको जल्दी डिटेक्ट ना कर पाए और वो बच जाएं। फिर एक और होता है कि केमिकल प्रोटेक्शन। एक मोनार्क बटरफ्लाई है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है मोनार्क बटरफ्लाई का। तो मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स ऑब्टेन करती है ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज by feeding on poisonous plants. Birds quickly learn to avoid these butterflies because of the unpleasant taste. Plants have an also evolved remarkable defense, mechanical defenses जैसे कि thorns, spines as seen in acacia and cactus. ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई का आपको समझ में आ गया कि वो एक ऐसे केमिकल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है जो कि अपने कैटरपिलर स्टेज के अंदर जो कि पॉइजनस प्लांट्स के उस पे होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता तो वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होता है डिफेंसेस, उनके थॉर्न, स्पाइन्स। ठीक है, ये अकेशिया और कैक्टस के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब केमिकल डिफेंस इंक्लूड करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टायरीन, ओपियम, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय कैलोट्रोपिस। ठीक है,
These compounds reduce feeding, interfere with digestion और even poisonous herbivores. ठीक है, पॉइजन हार्बिवोर्स। अब क्या करती हैं ये जो केमिकल डिफेंसेस हैं ये क्या करेंगी, फीडिंग को रिड्यूस कर देंगी। ठीक है, जो भी मतलब फीड कर रहा है, ठीक है, वो उसको खाना बंद कर देंगे अगर उनके अंदर केमिकल प्रेजेंट है पॉइजनस तो, और उनके डाइजेशन को खराब कर देंगे तो भी वो उसको अवॉइड करेंगे। और इवन ये हार्बिवोर्स के लिए पॉइजनस भी होते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन एक अनदर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसके अंदर दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों एक दूसरे को हार्म करते हैं। कंपटीशन क्यों अकर होता है, क्योंकि दोनों स्पीशीज का सेम रिसोर्सेज होते हैं, फूड, वाटर, स्पेस, लाइट और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो एक ही जगह पे दोनों को चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन जो होता है वो किसी भी स्पीशीज को कोई बेनिफिट नहीं देता, दोनों की दोनों मतलब लिमिटेड रिसोर्स और एक दूसरे की फिटनेस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को हार्म करेंगे। डार्विन ने कंसिडर किया था कंपटीशन को एक वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज ऑर्गेनिजम्स compete फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर ही कंपटीशन होगा, दूसरी स्पीशीज के अंदर भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है अलग अलग स्पीशीज का सेम रिसोर्स होता है तो इसलिए भी उनको कंपटीशन होता है उनके बीच में, तो वो अनरिलेटेड स्पीशीज भी हो सकती हैं। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स वेयर फ्लेमिंगोज एंड फिशेस compete for zooplanktons as a food। अब दोनों की दोनों फ्लेमिंगो और फिश दोनों स्पीशीज रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, अनरिलेटेड स्पीशीज है, लेकिन वो क्या किसके लिए, जू प्लैंकटन के लिए, क्योंकि उनका सेम फूड का सोर्स है इसीलिए वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती है। कंपटीशन हमेशा रिक्वायर नहीं करता कि रिसोर्सेज कम है इसीलिए वो कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज रिड्यूस कर देती है फीडिंग एफिशिएंसी और एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, मोस्ट फेमस इकोलॉजिकल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कंपटीशन इज गोस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ ये इसको एमसीक्यू में भी पूछते हैं। ठीक है, इसको हम रिटन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये स्टेट करता है गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो स्टेट करता है कि दो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज हैं वो compete करेंगी फॉर एग्जैक्टली द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इवेंचुअली जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर होगा वो इंफीरियर को एक्सक्लूड कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेंगे कि नहीं तुम रह लो तुम रह लो, ऐसा नहीं है। जो सुपीरियर वाली होगी वो इंफीरियर वाली को एक्सक्लूड ही कर देगी, उस जगह से ही हटा देगी, उनको खत्म कर देगी। ठीक है, ये कहता है गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हाउएवर जो नेचर है वो अवॉइड करती है कि रिसोर्स की पार्टीशनिंग जो है उसको नेचर कई बार अवॉइड करती है। ठीक है, वो क्या करती है कि कंपटीशन जब होता है तब एक स्पीशीज दूसरी जो सुपीरियर स्पीशीज है वो इंफीरियर स्पीशीज को खुद ही रिमूव कर देती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक एग्जांपल है मैक आर्थर स्टडी ऑफ 5 स्पीशीज ऑफ वॉल्वर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री। Although they occupy the same habitat, हर एक species feed करती है different part of tree and use different foraging behavior. By partitioning resources, competition was reduced and all 5 species coexisted successfully। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जरूरी नहीं है कि मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगी कि वो कंपटीशन को रिड्यूस नहीं करेंगी, वो नेचुरली कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो उनका सेम सोर्स तो सेम है लेकिन वो फीड अलग अलग उस पे कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है?
पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है कि एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। ठीक है, पैरासाइट होस्ट के ऊपर फीड करता है, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। जरूरी नहीं है इसके अंदर होस्ट को वो मार ही देगा कंप्लीटली या इमीडिएटली मार देगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा कि वो अपना सर्वाइवल के लिए उससे, अपने होस्ट से पैरासाइट बेनिफिट्स लेता रहता है। ठीक है, इसको हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो पैरासाइट के इंक्रीज हो जाते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो मोस्टली स्मॉलर होते हैं अपने होस्ट से। ठीक है, जैसे कि मतलब इनके अंदर अटैचमेंट्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं पैरासाइट्स के अंदर, जैसे कि हुक्स, सकर्स, एडहेसिव ऑर्गन्स। ठीक है, जो कि उनको अलाउ करते हैं कि होस्ट की बॉडी के साथ वो अटैच्ड रहें। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं टू मेजर कैटेगरीज में, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब एक्टो से ही पता लग रहा है, आउटर सरफेस के ऊपर, जो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं। ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे विदाउट गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट, जैसे कि लाइस, टिक, लीचेस। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये फीड करते हैं ब्लड के ऊपर, स्किन के टिश्यूज के ऊपर और बॉडी के फ्लूइड के ऊपर। और क्या कॉज करते हैं ये, इरिटेशन, इचिंग, स्किन इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। द सेकेंड कैटेगरी इज एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या है, एंडोपैरासाइट जो लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है and occupy organs such as intestine, liver, lungs, blood or muscles. इनके एग्जाम्पल हैं tapeworm, roundworm, liver, flukes and malarial parasites Plasmodium. Since endoparasites remain hidden within the body, they are often highly specialized. Many have lost unnecessary organs such as digestive system because they directly absorb nutrients from the host. They also possess mechanism to avoid destruction by the host immune system. अब वो अपने आप को बचाते भी हैं, एंडोपैरासाइट्स को तो बचाना पड़ेगा, बॉडी के अंदर जा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनको हाईली स्पेशलाइज्ड चीजें, ऑर्गन्स चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का या किसी भी होस्ट की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। तो इसीलिए उससे बचने के लिए भी उसको हाईली मैकेनिज्म हाईली स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर और इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक बर्ड ने अपने एग ले किए, लेकिन अपने अपने नेस्ट में नहीं, दूसरे बर्ड के नेस्ट में। अब दूसरे बर्ड को लगेगा कि हाँ ये मेरे हैं। ठीक है, और वो उनको केयर प्रोवाइड करेगी, पेरेंटल केयर देगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इसका एग्जांपल है कोयल। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रो क्या करेगा, अपने एग्स को फीमेल कोयल के एग से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो फिर जो कोयल होएगी वो उनको फीड करती रहती है कि हाँ ये मेरे ऑफस्प्रिंग्स हैं। लेकिन ये है क्या, ये एक ब्रूड पैरासिटिज्म है। ठीक है, क्योंकि उनको पेरेंटल केयर मिल रही है, दूसरी स्पीशीज को दे रही है वो पेरेंटल केयर, उसे पता ही नहीं है कि उसकी स्पीशीज के ये है ही नहीं एग्स। ठीक है, और एक अनदर फीचर क्या है कि एग्स ऑफ अ ब्रूड पैरासिटिज्म रिजेंबल करते हैं होस्ट के स्पीशीज से, उनका साइज, कलर, पैटर्न मतलब बिल्कुल सेम ही, और उसको पता ही ना लगे कि ये फॉरेन एग्स हैं। ठीक है, तो पैरासिटिज्म डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एवोल्यूशन शेप्स organisms to exploit available ecological opportunities while maximizing reproductive success. कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है, कमेंसलिज्म के अंदर क्या होएगा कि ये एक लैटिन वर्ड से आया है जहां पे शेयरिंग द सेम टेबल ये लिखा हो इसमें। ठीक है, अब कमेंसलिज्म क्या है कि एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना कोई हार्म हो रहा है। ठीक है, प्लस जीरो। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म गेन शेल्टर, सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड, whereas the second organisms continue its life without any measurable advantages or disadvantages. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड्स एंड मैंगो ट्रीज।
ऑर्किड्स क्या करते हैं, वो ग्रो होते हैं और लार्ज ट्री की ब्रांचेस के ऊपर मतलब अटैच होके, ठीक है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ऑर्किड्स जो है वो एपिफाइट्स हैं, कोई पैरासाइट नहीं है, ठीक है। वो मेयरली जो यूज करते हैं ट्री को फॉर फिजिकल सपोर्ट एंड ऑब्टेन करते हैं बेटर सनलाइट एंड एयर सर्कुलेशन। तो ना तो वो कोई फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना कोई वाटर ले रहे हैं ट्रीज से, तो मैंगो के ट्री को तो कोई असर नहीं होने वाला उससे। वो तो बस उसका सपोर्ट ले रहे हैं फिजिकली, कि वहां पे उनको उनकी ब्रांचेस पे रह के बेटर सनलाइट मिलेगी और एयर का सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल है कैटल और एग्रेट। कैटल और एग्रेट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली वॉकिंग, एग्रेट्स जो है वो कैटल के ऊपर हमें, ग्रेजिंग कैटल्स के ऊपर मतलब नॉर्मली उनके ऊपर चलते हुए दिख जाएंगे। ये क्या होते हैं, ये एज द कैटल मूव थ्रू ग्रासलैंड्स दे डिस्टर्ब insect hiding in the vegetation. Insect become easy prey for the birds. Thus, the aggregates benefits by obtaining food more easily while cattle remain unaffected. अब क्या है, कैटल घास के अंदर से चलेगी, जो इंसेक्ट्स होंगे वो उड़ेंगे और उसको वो पकड़ के खा जाएगी। अब कैटल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, लेकिन एग्रिट्स का फायदा हो गया। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है क्लाउन फिश और सी एनिमल का। क्लाउन फिश जो है वो लिव करती है सेफली among the stinging tentacles of sea animal. मोस्टली जो प्रेडेटर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं अप्रोचिंग सी एनिमल बिकॉज ऑफ द स्टिंगिंग सेल्स, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द फिश। अब क्या है, सी एनिमल की जो टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स, वो उनसे बचने के लिए प्रेडेटर उस पे मतलब अटैक नहीं करते, और फिश क्या करती है, वहीं जाके हाइड कर देती है अपने आप को और वहीं लिव करती है उनके अंदर ही। तो क्या है, अब उसका उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। ना तो उसको कोई नुकसान हो रहा है सी एनिमल को, तो ना तो कोई फायदा ना कोई नुकसान। लेकिन क्या है, क्लाउन फिश को तो उससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है कि बोथ स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से फायदा ले रही हैं दोनों। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जो म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं ऑर्गेनिजम्स को, और वो एक दूसरे के बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते। जैसे कि लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो एक कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये क्या है, एक एसोसिएशन है बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंगस। एल्गल पार्टनर जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रोड्यूस करती है, और जो फंगल पार्टनर है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को सराउंडिंग से और प्रोटेक्ट करती है एल्गी को फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो ये दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अनदर एग्जांपल है माइकोराइजिया, ठीक है। माइकोराइजिया क्या है, ये एक एसोसिएशन है बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो फंगल हाइफे होते हैं वो स्प्रेड करते हैं एक्सटेंसिवली थ्रू द सॉइल, ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। एज अ रिजल्ट जो प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे मोर वाटर और मिनरल्स, स्पेशली फॉस्फोरस जो होते हैं। इन रिटर्न जो फंगस है वो रिसीव करेगी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस रिलेशन significantly improve plant growth and survival, particularly in nutrient poor soils, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिग और वास्प का म्यूचुअलिज्म। ये रिलेशनशिप के अंदर क्या होएगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज को एवोल्यूशन, ये कैसे डेवलप हुआ है ये रिलेशनशिप, को एवोल्यूशन से, जहां पे दो स्पीशीज ने इकट्ठे इवॉल्व करा है, ठीक है, because of selective pressure on each other. अब फ्लावर्स ऑफ पिग ट्री जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कॉल्ड साइनोशियम, बिकॉज द फ्लावर आर हिडन, ordinary pollinating insect cannot reach there,
ठीक है, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा ऐसे। तो जो फीमेल फिग वास्प है वो ही उसके अंदर एंटर कर सकती है, उसके टाइनी ओपनिंग के अंदर से, जो जिसको हम साइनोशियम बोल रहे हैं। while laying her eggs inside the fig, wasp accidentally transfer pollen from another fig and thereby pollinating the flowers। अब क्या करेगी फिग, क्या करती है फिग, क्या करेगी अपने एग्स को उसके अंदर ले करेगी, साइनोशियम के अंदर। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से वो जब दूसरे प्लांट के पास जाएगी, दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, तो वो क्या कर देगी, पॉलिनेशन कर देगी। जो फिग ट्री है वो बेनिफिट करेगा, उसको पॉलिनेशन अलाउ करेगा सीड फॉर्मेशन में। ठीक है। और जो वास्प है वो बेनिफिट कर रही है, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है कि उसको एक सेफ प्लेस मिल रही है रिप्रोड्यूस करने के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे ही दोनों को एक दूसरे से फायदा भी हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर वास्प नहीं होगी तो उसकी पॉलिनेशन नहीं होगी, और फिग ट्री के फ्लावर्स नहीं होंगे तो वास्प कैसे सरवाइव करेगी। ठीक है। हाँ, विदाउट वास्प fig cannot reproduce successfully, without fig the wasp cannot complete its life cycle। तो ये सबसे ज्यादा और फाइन एग्जांपल है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का। ठीक है। ऑर्किड और बी की को एवोल्यूशन। अब क्या है इसके अंदर, ये भी एक को एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसके अंदर ऑर्किड्स और उसके इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की बात करी गई है। इंसेक्ट पॉलिनेटर कौन है, बीज। जो ऑर्किड फ्लावर होता है वो इवॉल्व हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अडेप्टेशंस हुई थी उसके अंदर, दैट closely resemble female insect in shape, size, and even skin. Male bees are attracted to these flowers because they mistake them for female bees. When the male bee attempt to mate with the flower, a phenomena known as pseudocopulation, मतलब उसमें क्या होगा कि जब वो मेट करने की कोशिश करेंगे तो पॉलन उसकी बॉडी में स्टिक हो जाएगा। अब जो बी है, देन वो जब दूसरे ऑर्किड फ्लावर के ऊपर विजिट करेगी तो वो अनइंटेंशनली वो पोलन उसके पास ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। इससे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। जो ऑर्किड है उसने सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर लिया, और while the bee continues its search for the real mate। अब ये एग्जाम्पल क्या हाईलाइट करता है, को एवोल्यूशन। ठीक है। कि वो प्रोड्यूस कर रहा है हाईली स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रिसीजन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्रिडेशन पढ़ा। ठीक है। जिसके अंदर एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को किल करके। उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था टाइगर और डियर का। कंपटीशन में क्या हो रहा है कि दोनों को ही हार्म हो रहा है। ठीक है। वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करके और लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए वो कम्पीट कर रहे होते हैं और एक दूसरे की फिटनेस को रिड्यूस कर देते हैं। पैरासिटिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि एक पैरासाइट है। ठीक है। वो अपने होस्ट से बेनिफिट ले रहा है, उसको जनरली मारता नहीं है इमीडिएटली। ठीक है। उसकी लॉन्ग प्रोसेस होती है। कमेंसलिज्म में क्या है, कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरा अनअफेक्टेड रह रहा है, जैसे ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री। म्यूचुअलिज्म में दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर लाइकेंस, माइकोराइजिया, फिग वास्प रिलेशनशिप। ठीक है। अमेंसलिज्म में क्या है, अमेंसलिज्म के अंदर एक को तो मतलब नुकसान हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, वो हार्म हो रहा है, लेकिन दूसरा जो है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। वो अनहार्म्ड रह रहा है। इसका एग्जाम्पल है एलिलियोपैथी। ठीक है। जहां पे सर्टेन प्लांट्स रिलीज करेंगे अपने केमिकल्स को सॉइल के अंदर, और वो इनहिबिट करेगी ग्रोथ ऑफ अ नेबरिंग प्लांट विदाउट अफेक्टिंग देमसेल्फ। ठीक है। अब ये जितने भी हमने इंटरेक्शंस पढ़े हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। इकोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है,
अगर तुम इकोलॉजी को समझ रहे हो तो तुम एक तरीके से लाइफ को ही समझ रहे हो कि कैसे लाइफ हमारी हमारी नहीं, सिर्फ बाकी सब ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कैसे बैलेंस हो रही है। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन साइंस विद दीक्षा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। हैप्पी लर्निंग। एंड हम उसमें रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय बाय।